एक बार एक दूर देश में एक चुड़ैल रहा करती थी। उसकी उदासी की वजह थी कि उसे बच्चा नहीं हो सकता था। हालांकि अगर उसे बच्चा होता तो वो उसे अपने गहरे रहस्यों और शक्तियों को दे सकती थी। इसलिए उसने तय किया कि वो पहली लड़की को सबसे दूर ले जाकर बिल्कुल अपनी बेटी जैसा बड़ा करेगी। बुराई का जादू पूरी दुनिया पर कब्जा करेगा। जहाँ चुड़ैल रहती थी वहीं से कुछ ही दूरी पर एक किसान पति पत्नी रहते थे। एक दिन आदमी को बड़ी अच्छी खबर मिली जो उसकी पत्नी ने उसे दी थी। हमें बच्चा होने वाला है। दुर्भाग्यवश उनकी खुशी लंबे समय तक नहीं टिकी। महिला बहुत बीमार हो गई। जैसे जैसे समय गुजरता गया उसका वजन कम होता गया। अगर वो जल्दी ठीक नहीं होती तो बच्चे को खो देती। उसके पति ने हर दवा और फायदेमंद जड़ी बूटी की कोशिश की पर वो ठीक नहीं हुई। उसके आखिरी डॉक्टर ने उसे कहा कि एक ही तरीका है जिससे उसकी पत्नी ठीक हो सकती है। एक बुरी चुड़ैल है, सिर्फ उसी के पास इसे ठीक करने वाली जड़ी बूटी है। अब सिर्फ यही एक रास्ता है। आदमी ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की और चुड़ैल के महल में चला गया और दरवाजे पर दस्तक दी। इतनी निडरता से मेरा दरवाजा खटखटा रहे हो, जरूर कोई महत्वपूर्ण बात होगी। मेरी पत्नी बीमार है, उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। मैंने सुना है कि केवल आप ही के पास उसके उपचार की जड़ी बूटी है। अच्छा, पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं विनती करता हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरी पत्नी पेट से है। अगर मैंने उपचार नहीं किए तो मैं दोनों को खो दूंगा। उसकी स्थिति के बारे में सुनकर चुड़ैल ने अपना मन बदल दिया और उसकी मदद करने का फैसला किया। यदि तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चुड़ैल ने उसे उपचार की जड़ी बूटी दी। इस जड़ी बूटी के पत्तों का एक एक टुकड़ा रोज तुम्हारी पत्नी को खिलाना, तुम्हें वो ठीक होती नजर आएगी। आदमी बहुत खुश हो गया। भागते भागते घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने रोज पत्तों का एक टुकड़ा खाया। उसकी तबीयत में सुधार आने लगा और उसका खोया वजन भी बढ़ता गया। पर कुछ दिनों बाद चुड़ैल ने दी हुई औषधि खत्म हुई। पत्नी की तबीयत फिर से बिगड़ गई। इस बार बहुत ही कम समय में उसकी हालत ज्यादा गंभीर हो गई। कोई उपाय न होने के कारण आदमी ने फिर से चुड़ैल के महल का दरवाजा खटखटाया। चुड़ैल को पता था कि वो वापस जरूर आएगा। ये वही बीज है जिससे तुम्हारी पत्नी ठीक हो सकती है। तुम इनको तुम्हारे बगीचे में लगा देना और फिर तुम्हारी पत्नी और बच्चे को बचा पाओगे। पर मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें बच्ची होती है तो तुम उसे मुझे दोगे। मैं ऐसी शर्त कभी नहीं मान सकता। तो जाओ यहाँ से। चुड़ैल ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद किया। दुखी होकर आदमी घर वापस आ गया। वो अपनी पत्नी को कुछ भी बता नहीं सकता था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए पत्नी की हालत बिगड़ती गई। अब बच्चे को भी खतरा बढ़ गया था। आदमी की रातों की नींदें उड़ गई थी। अगर वो चुड़ैल की शर्त नहीं मानता तो वो पत्नी और बच्चा दोनों को खो देता। पर अगर वो शर्त मान लेता है और अगर उसे बेटा पैदा होता है तो उसकी पत्नी और बच्चा दोनों बच जाते। इसीलिए उसने अपना मन बना लिया और चुड़ैल के महल में गया। उसने चुड़ैल की शर्त मान ली और बीज लेकर घर गया। चुड़ैल ने दिए हुए बीज उसने अपने बागीचे में बो दिए। बीज बहुत ही कम समय में उग गए। आदमी ने अपनी पत्नी को बागीचे में उसने उगाए हुए पत्ते खिलाए। जैसे दिन बीतते गए उसकी पत्नी ठीक हो गई और उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। पर आदमी को अब डर सता रहा था। ये एक सुंदर बच्ची है। उसी दिन राजमहल में एक उत्सव मनाया जा रहा था। रानी ने एक बेटे को जन्म दिया था। राजा बहुत खुश था क्योंकि अब उसके बाद उसका राजकुमार था जो भविष्य में राजा बनता।
राज्य की जनता बड़े दिल वाले राजा और रानी से बहुत प्यार करते थे। किसी को पता नहीं था कि भविष्य में एक दिन इन दोनों बच्चों के जीवन मिलेंगे। पति पत्नी की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। उसी दिन चुड़ैल आई और बच्ची की मांग की। पति पत्नी ने भारी मन से बच्ची चुड़ैल को सौंप दी। मेरी बच्ची, वो अब मेरी बच्ची है, पर फिक्र मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं उसे रपुंज़ल नाम देती हूँ। चुड़ैल बच्ची को लेकर जंगल में चली गई, जहाँ उसका बहुत बड़ा टावर था। चुड़ैल सीढ़ियों से टावर के बहुत ऊपर चली गई। वो आखिरी मंजिल के एक कमरे में पहुँचे। चुड़ैल ने बच्ची को उसके पालने में रखा। रपुंज़ल, मेरा सुंदर बच्चा। चुड़ैल को ही अपनी माँ मानकर रपुंज़ल ने उस टावर में अपना जीवन जीना शुरू किया। दिन के समय रपुंज़ल टावर से नीचे उतरकर महल के सामने खेला करती और रात को दोबारा टावर के आखिरी मंजिल पर अपने छोटे से कमरे में लौट आती। चुड़ैल ने रपुंज़ल के सुनहरे बाल कभी नहीं काटे। वो रोज उसके बालों में अच्छे से कंघी करती। छोटी बच्ची को ये बहुत पसंद था। दिन गुजरते गए। रपुंज़ल अब बड़ी हो गई थी और अब वो किशोरी बन गई थी। एक दिन चुड़ैल टावर के पास गई और रपुंज़ल को बाहर बुलाया। रपुंज़ल, मेरी बच्ची, अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। रपुंज़ल ने उसके सुनहरे बाल नीचे फेंके। उसके बाल अब नीचे तक पहुंचने लगे थे। बहुत अच्छे। चुड़ैल टावर की सीढ़ियों तक पहुंच गई। फिर आखिरी सीढ़ी पर खड़े होकर उसने कुछ जादुई शब्द बोले और सीढ़ियां गिरने लगी। दुनिया के कोई भी शब्द इन सीढ़ियों को फिर से नहीं ला सकते। आश्चर्य के साथ जो भी हो रहा है उसे देखकर रपुंज़ल जान गई थी कि वो टावर से नीचे कभी नहीं उतर सकती। चुड़ैल रोज टावर से नीचे उतरने के लिए रपुंज़ल के बालों का इस्तेमाल करती और शाम को भी वो टावर के नीचे आकर रपुंज़ल को पुकारती। रपुंज़ल, तुम्हारे बाल नीचे आने दो, तुम्हारी माँ आई है। उसकी आवाज सुनकर रपुंज़ल अपने बाल नीचे छोड़ती और उसी के सहारे चुड़ैल ऊपर आ जाती। माँ, तुम मुझे टावर के बाहर क्यों नहीं जाने देती? तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है? मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें दुनिया की बुराई से बचाना चाहती हूँ। रपुंज़ल सारा दिन गाने में और जो पंछी उसके खिड़की पर आते उनसे बात करने में बिताती थी। दूसरी तरफ जो बच्चा उसी दिन राजमहल में पैदा हुआ था वो भी अब जवान हो गया था। राजा अब बूढ़ा हो गया था और वो चाहता था कि उसका जवान बेटा उसकी गद्दी संभाले, राजकुमारी से शादी करे और उसे पोता दे। अन्य राज्यों की कई राजकुमारियां महल में आकर जाती, पर राजकुमार को कोई भी उसकी पत्नी के रूप में नहीं भाई। आखिर राजकुमार एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा अपने असली प्यार की खोज में। जब वो जंगल के पास पहुंचा जहां टावर छुपा था, उसने अपने आदमियों से पूछा, मैं इस जंगल में कभी नहीं गया, चलो इस जंगल से गुजरते हैं, शायद हमें कोई अच्छा रास्ता मिल जाए। राजकुमार, ये जादुई जंगल है, सुना है कि जो भी इसके अंदर जाता है वो लौट कर नहीं आता। ऐसा तुम कह रहे हो, क्या पता कोई अफवाह हो, खुद जाकर देखते हैं। राजकुमार और उसके आदमी ने जंगल में प्रवेश किया। राजकुमार को खुद पर भरोसा था, पर उसके आदमी को नहीं। कुछ देर बाद उनको टावर दिखाई दिया जहां रपुंज़ल रहती थी। फिर उन्होंने रपुंज़ल का गाना सुना।
कितनी मीठी आवाज है। टावर के नजदीक पहुंचकर राजकुमार ने उसका गाना सुना और कुछ देर तक उसकी सुंदरता निहारता रहा। उसी समय चुड़ैल वहां आई और उसने रपेंजेल को पुकारा। रपेंजेल, तुम्हारे सुनहरे बाल नीचे आने दो। चुड़ैल की आवाज सुनकर रपेंजेल ने उसके सुनहरे बाल नीचे छोड़े और चुड़ैल बालों के सहारे ऊपर चढ़ गई। अच्छा, तो इसका नाम रपेंजेल है। राजकुमार ने कुछ समय टावर के आसपास घूमने का फैसला किया और रपेंजेल को देखता रहा। चुड़ैल रपेंजेल के बालों के सहारे हर सुबह नीचे आती और रात को ऊपर चढ़ती। रपेंजेल, तुम्हारे सुनहरे बाल नीचे आने दो। आखिर एक दिन राजकुमार ने अपना सारा साहस जुटाकर जब चुड़ैल वहां नहीं थी, टावर के पास गया और पुकारा। रपेंजेल, रपेंजेल। रपेंजेल पहली बार उसकी माँ के अलावा किसी और की आवाज सुन रही थी। पहले वो संकोच कर रही थी, लेकिन बाद में वो बहुत उत्सुक थी देखने के लिए कि कौन हो सकता है। इसलिए उसने खिड़की के नीचे देखा। उसने देखा एक नौजवान नीचे से उसको देख रहा था। तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं इस साम्राज्य का राजकुमार हूँ। मैंने तुम्हारी अद्भुत आवाज सुनी है और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे अनजाने लोगों से बात करने की अनुमति नहीं, कृपया चले जाओ। तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं, मैं वादा करता हूँ। कृपया नीचे आओ ताकि हम बात कर सकें। मैं नहीं आ सकती, यहाँ सीढ़ियाँ नहीं हैं। उसी समय रपेंजेल ने माँ को आते देखा। जल्दी से यहाँ से चले जाओ, माँ ने तुम्हें नहीं देखना चाहिए। राजकुमार तुरंत पेड़ के पीछे छिप गया। टावर के पास पहुंचकर चुड़ैल ने पुकारा और रपेंजेल के बालों के सहारे ऊपर चढ़ गई। राजकुमार रोज आने लगा। अब वो दोस्त बन चुके थे और वो भी जान चुकी थी कि उसे राजकुमार से कोई खतरा नहीं, इसलिए उसने अपने बाल नीचे छोड़े। राजकुमार ने उसके सुनहरे बालों को पकड़ा और ऊपर चढ़ गया। रपेंजेल बहुत उत्सुक थी। उसने पहले कभी कोई आदमी नहीं देखा था और आज राजकुमार उसके सामने खड़ा था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस टावर में बंद करके क्यों रखा है? माँ मुझे कहती है कि ये दुनिया बुराई से भरी है। वो मेरी रक्षा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये हास्यास्पद है। क्यों एक माँ अपनी बेटी को ऐसी जगह पर बंदी बना कर रखेगी? हाँ, ये सच है कि दुनिया में बुराई है, पर फिर भी सुंदरता भी तो है ना। रपेंजेल ये देखने के लिए उत्सुक थी कि क्या राजकुमार जो कह रहा है वो सच है, और वो भी बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। आखिरकार उन्होंने अपना मन बना लिया और साथ में भागने का फैसला किया। उस रात जब चुड़ैल टावर पर पहुंची, उसने रपेंजेल के बाल नीचे छोड़े हुए देखे। रपेंजेल ने मुझे आते हुए देख लिया, इसलिए बाल नीचे छोड़ दी। टावर चढ़ने के बाद उसने क्या देखा? रपेंजेल के बाल काट कर खिड़की से बंधे हुए थे और रपेंजेल कहीं नहीं थी। उसे पल में एहसास हुआ कि रपेंजेल भाग गई। रपेंजेल ने अपने बाल काटे और खिड़की से बांध दिए थे और उसी के सहारे वो और राजकुमार टावर से नीचे उतरे थे। रपेंजेल, रपेंजेल, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? इसी बीच रपेंजेल और राजकुमार उस जादुई जंगल से बाहर आए। जंगल जादुई होने की कहानी चुड़ैल की बनाई हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई वहां आकर रपेंजेल को देखे। रपेंजेल और राजकुमार आखिरकार महल पहुंचे। रपेंजेल के साथ राजकुमार राजा और रानी के सामने गया और देखा कि राजा एकदम स्वस्थ उसके सामने खड़े थे।
पिताजी, आप एकदम स्वस्थ दिख रहे हैं। ये कैसे हुआ? एक औषधि बूटी ने तुम्हारे पिताजी को स्वस्थ किया मेरे पुत्र। क्या कहते हैं उसे? हाँ, रपंजेल। रपंजेल? राजकुमार ने उन्हें सब कुछ बताया जो भी उसके साथ हुआ। राजा ने बताया कि एक बूढ़े युगल ने उन्हें वो औषधि दी और उन्हें बुरी चुड़ैल की कहानी भी बताई कि कैसे वो उनकी बेटी को पैदा होते ही ले गई। राजकुमार और रपंजेल उस बूढ़े युगल के घर पहुँचे। जैसे ही उस औरत ने सुनहरे बालों वाली लड़की देखी, उसने पहचान लिया कि वो उसी की बेटी रपंजेल है, जो चुड़ैल उससे लेकर गई थी। मेरी बच्ची, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। शुरुआत से पूरी कहानी सुनकर रपंजेल ने अपने माता पिता को अपना लिया। राजकुमार और रपंजेल का विवाह हुआ और वे खुशी खुशी रहने लगे। तो टावर में फंसे चुड़ैल के साथ क्या हुआ? राजा ने चुड़ैल को पकड़ा और उसी टावर में कैद किया और टावर के नीचे सैनिक तैनात किए ताकि चुड़ैल वहां से ना भाग पाए। चुड़ैल के साथ ही उसके गहरे जादुई रहस्य भी गायब हो गए। दूर एक जगह एक चक्की वाला अपने 3 बेटों समेत रहता था। वो चक्की वाला गुजर गया। उसने अपने दोनों बड़े बेटों के लिए अपनी चक्की छोड़ रखी थी और अपने सबसे छोटे बेटे के लिए एक पुस रखा था। उसका छोटा बेटा बहुत नाराज था। वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके पिताजी ने उसके लिए सिर्फ एक बिल्ला छोड़ रखा था। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो बहुत अजीब था। उस पुस ने पलटकर जवाब दिया, आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। मैं आपके लिए आपकी सोच से भी ज्यादा कीमती हो सकता हूँ। छोटा बेटा पुस को बात करते देख दंग रह गया। वो हकलाते हुए बोला, तुम? ये कैसे मुमकिन है? अगर आप मुझे एक बोरी, एक हैट और एक जोड़ी बूट लाके दे तो मैं दिखाऊंगा कैसे। आश्चर्यचकित होकर छोटा बेटा सोचने लगा कि अगर ये पुस बोल सकता है तो इसे जरूर कुछ पता होगा। ठीक है, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। छोटे बेटे ने वो सारी चीजें लाई जो पुस ने मांगी थी। पुस ने हैट पहनी, बूट्स पहने और शीशे में एक मुद्रा के साथ खुद को देखने लगा। फिर उसने लेट्यूस का गुच्छा और एक गाजर बोरे में डाला और निकल पड़ा। जब जंगल में उसने बोरी खोली और जमीन पर रखी, कुछ ही समय में एक बनी रैबिट सब्जियों की ताजा खुशबू सूंघकर वहां आया और लेट्यूस और गाजर खाने के लिए बोरी में घुसा। उसने लपक कर बोरी को उठाया और बनी रैबिट को फंसाकर उस बोरी को रस्सी से बांध दिया। उस रैबिट को अपने मालिक के पास ले जाने के बजाय पुस उसे राजमहल ले गया और पहरेदारों से कहा कि मुझे महाराज से मिलना है। उन पहरेदारों को हैट और बूट पहने पुस को देखकर अचरज हुआ और वो उसे तुरंत महाराज के पास ले गए। हुजूर, मैं आपके लिए कैरेबा के राजकुमार की ओर से तोहफा लाया हूँ। मेरे मालिक, कैरेबा के राजकुमार ने ये बनी रैबिट आप ही के लिए तो पकड़ा है। महाराज बहुत खुश हुआ तोहफा देखकर। काफी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। पुस इन बूट्स महाराज के लिए तरह तरह के जानवर पकड़ लाता और जल्द ही सारे राज्य में ये बात फैल गई कि कैरेबा के राजकुमार कितने उदार और अमीर हैं।
जैसे दिन गुजरते गए, महाराज की उत्सुकता बढ़ने लगी और फिर एक दिन उन्होंने पुस से पूछा, क्या तुम्हारे मालिक जवान है? जी हाँ, जवान और खूबसूरत भी। क्या वो अमीर है? काफी अमीर हुजूर। वो अपने महल में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही इच्छुक है। महाराज और महारानी ये सुनकर बहुत खुश हुए कि वो उस खूबसूरत राजकुमार को बहुत जल्द मिलने वाले हैं। अगर पुस जो कह रहा है वो सच है, तो मुझे लगता है कि हमें हमारी बेटी के लिए परफेक्ट पति और राजकुमार मिल गया। कुछ दिनों बाद पुस ने पता किया कि महाराजा और महारानी राज्य से बाहर जा रहे थे। मैं इसी दिन के इंतजार में था। पुस दौड़कर अपने मालिक के पास पहुंचा। मालिक, हमें तुरंत नदी किनारे जाना होगा, जल्दी। छोटे बेटे को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, पर उसने वही किया जो पुस ने उसे करने को कहा। पर हम यहाँ क्यों आए हैं? तैरने मालिक। तैरने? पर मुझे तैरना नहीं आता। अच्छा है जो नहीं आता। अपने कपड़े उतारिए और नदी में कूद जाइए मालिक। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। छोटे बेटे को जैसे पुस ने कहा वैसे उसने किया और वो नदी में कूद गया। पुस ने अपने मालिक के कपड़े झाड़ियों में छुपा दिए। जब महाराज की सवारी नदी किनारे से गुजरी, पुस दौड़ते हुए उनके पास पहुंचा। मदद कीजिए, मदद कीजिए, मेरे मालिक कैरबा राजकुमार डूब रहे हैं। महाराज ने तुरंत अपने सैनिकों को नदी में उतरने का आदेश दिया। जब सैनिक उसके मालिक को बचा रहे थे, तब उसने महाराज को सारी कहानी बताई। महाराज ने अपने नजदीक खड़े एक सैनिक को आदेश दिया, हमारे पास जो अच्छे कपड़े हैं, उनमें से कुछ राजकुमार के लिए लेके आओ। नए कपड़े पहनकर पुस का मालिक सचमुच का राजकुमार दिखने लगा। जब राजकुमार महाराज की सवारी की तरफ बढ़ने लगा, महाराज की बेटी और महारानी उसे देखते ही रह गए। राजकुमार महाराज की तरफ आया और झुककर उन्हें प्रणाम किया। मैं आपका आभारी हूँ महाराज। मेरे मालिक कैरबा के राजकुमार का ये सौभाग्य होगा कि आपको अपने महल ले जाकर आपकी खातिरदारी करे। मैं अभी जाकर तैयारी करता हूँ। पुस दौड़ता हुआ चला गया। छोटे बेटे को ये समझ नहीं आया कि क्यों उसे कैरबा का राजकुमार कहा जा रहा है, पर फिर उसने सोचा कि ये पुस की ही कोई तरकीब होगी और वो चुप रहा। राजकुमारी उस खूबसूरत राजकुमार को देखते ही उसे चाहने लगी। पुस एक महल की तरफ दौड़ते हुए जा रहा था जो एक राक्षस का महल था। रास्ते में पुस ने किसानों को चिल्लाते हुए कहा, महाराजा आ रहे हैं। अगर वो आप लोगों से पूछे कि ये किसकी जमीन है, तो कहना कि कैरबा के राजकुमार की है, नहीं तो वो आपको सजा देंगे। पुस दौड़ रहा था और साथ ही सबको धमका रहा था जो कोई रास्ते में दिख रहा था। जब महाराज की सवारी वहाँ से गुजरी, सब लोगों ने डर के वही कहा जो पुस ने उन्हें कहने को कहा था। महाराज को आश्चर्य हुआ कि राजकुमार की इतनी सारी जमीन है और वो बहुत खुश हुए। इसी बीच पुस उस राक्षस के महल में पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक बड़ी आवाज के साथ खुला। राक्षस ने एक हैट और बूट पहने हुए पुस को देखा तो वो हैरान हो गया। जब पुस बात करने लगा तो राक्षस और भी ज्यादा हैरान हो गया। शुभ दिन मेरे हुजूर। तुम कौन हो और मेरे महल में क्या कर रहे हो? उसने अपनी तरकीब को अंजाम देना शुरू किया। मैं आपको समझाता हूँ हुजूर। मैं महाराज का निष्ठावान सेवक हूँ और महाराज ने मुझे आपके अद्भुत जादूगरी के बारे में खूब बताया था। हाँ, ये सच है। क्या आप एक बहुत बड़े शेर का रूप ले सकते हैं? जरूर मैं ले सकता हूँ। ये मेरे लिए काफी आसान है। उस राक्षस ने अपनी अद्भुत जादूगरी का इस्तेमाल करके एक बड़े शेर का रूप ले लिया। ठीक है, इतना काफी है।
राक्षस फिर से अपने असली रूप में आया। ये तो बड़ा चमत्कार है, पर मैं शर्त लगाता हूं कि आप अपने आप को सबसे छोटे जानवर के रूप में नहीं डाल सकते। वो तो नामुमकिन है। नामुमकिन? मैं किसी भी जानवर का रूप ले सकता हूँ। देखते हैं। क्या आप चूहा बन सकते हैं? राक्षस इतनी जोरों से हंसा कि पुस को एक जगह खड़े रहने में दिक्कत हो रही थी। और फिर उस राक्षस ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और चूहा बन गया। राक्षस जैसे ही चूहा बन गया, पुस ने झटपट उसे पकड़ा और निगल गया और राक्षस से छुटकारा पाया। कुछ ही समय में महाराज की सवारी उस राक्षस के महल की तरफ पहुंची और पुस ने दौड़कर उनका स्वागत किया। मेरे हुजूर, मेरे मालिक, कैरबा के राजकुमार के महल में आपका स्वागत है। अंदर आ जाइए प्लीज। महाराज, महारानी, राजकुमारी और राजकुमार प्रशंसाजनक नजरों से महल को देखने लगे। महल के अंदर जाते समय महारानी ने राजकुमार से पूछा, मेरे प्रिय राजकुमार, क्या आपकी शादी हो चुकी है? नहीं महारानी जी, अगर आप आज्ञा दे तो मैं आपकी खूबसूरत बेटी से शादी करना चाहता हूँ। एक विशाल दावत का इंतजाम किया था उस महल में और फिर राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हुआ। देखा मालिक, मैंने कहा था कि मैं बहुत ही कीमती चीज हूँ। उस दिन से पुस इन बूट्स अपने मालिक का सबसे वफादार सेवक बन गया और वो सारे उस महल में खुशी से रहने लगे।